हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं पूर्व आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 1 साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। So what is a chemical reaction first of all? Chemical reaction is a reaction in which the reactor combine to form the product. So what is the reactant? रिएक्टेंट्स हमेशा LHS की साइड होते हैं, LHS, और दो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस की साइन होती है, जैसे कि A प्लस B। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट हमेशा RHS की साइड होता है, और अगर उसमें भी दो हो तो उन दोनों के बीच में भी प्लस की साइन आती है, और अगर एक हो सिंपल सी बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी इक्वेशन के बीच में ये एरो क्यों होता है और ये एरो एक साइड पे फेस क्यों करता है? ये एरो, दिस एरो शोज दैट इट इज द फॉरवर्डेड रिएक्शन। Forwarded reaction towards प्रोडक्ट, मतलब ये हमेशा उसी साइड होता है जिस साइड प्रोडक्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में ऐसा कह रहा है कि आप पहले एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, उसको सैंड पेपर से अच्छे से घिसिए ताकि उसके ऊपर की सारी धूल मिट्टी चली जाए। उसके बाद में एक टोंग से उसे पकड़िए और एक बर्नर से उसे जलाइए। जो वाइट कलर का डस्ट जैसा पार्टिकल निकलेगा वो होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide. So let us go ahead. You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. The powder is magnesium oxide. It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air. Now, activity 1.2. Take a lead nitrate solution in a test tube. Add a potassium iodide solution to this. एक लीड नाइट्रेट लो, एक टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी डालो। तो आप ऑब्जर्व कर क्या ऑब्जर्व करते हो? तो we can observe that lead nitrate will combine with potassium iodide and form lead iodide and potassium nitrate. Activity 1.3. Take few zinc granules in a conical flask. एक conical flask लीजिए, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डालिए। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस। उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर डालो। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल? जिंक ग्रेन्यूल के आसपास कुछ ऑब्जर्व करते हो? तो हाँ, बबल टाइप होता है, और जिंक ग्रेन्यूल्स पूरे वाइब्रेशन के साथ बबल्स प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल बबल्स। Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? अब आप कॉनिकल फ्लास्क को टच कीजिए, तो टेम्परेचर में कोई चेंज है? तो हाँ, कॉनिकल फ्लास्क वो पहले हल्का सा ठंडा था, अब गर्म हो गया होगा, क्योंकि जब एसिड और जिंक मिक्स होते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और जब कोई भी प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। From the above three activities, we can say that any of the chemical reaction has take place.
चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर सिर्फ उसका स्टेट चेंज होता है या उसका कलर या गैस, उसमें से कोई गैस प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर चेंज होता है, बस इतना ही होता है। अब हमने जो 1.1 एक्टिविटी देखी थी उसमें उसका हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्पेलिंग भी थोड़े कम ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने उसे केमिकल इक्वेशन के नाम दे दिए। अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होते हैं तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है रिएक्शन के तौर पे। A word equation shows change of a reaction the products through an arrow placed between them. Word equation में arrow placed होता है दोनों के बीच में, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में। The reactants are written on the left hand side. Reactant always left hand side लिखे जाते हैं और with a plus sign, और दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस की साइन होती है। Similarly with a plus sign between, similarly the product are written on the right hand side। मतलब similarly प्रोडक्ट राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं और between with a plus sign between them, और उसके बीच में भी प्लस साइन होती है। The arrowhead points towards the products and show that direction of the reaction। जो एरो होता है वो रिएक्शन का डायरेक्शन दिखाता है। How to write the chemical equation? हमने इसके पहले देखा था कि वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो हमने उसको शॉर्ट नेम दिया और केमिकल इक्वेशन में लिखा Mg + O2 गिव राइज टू MgO। लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो 2 है और इसके अंदर एक ही है तो उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन दिया है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है जिंक + सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। ये एक्टिविटी 1.3 है वो ही दिया है। मतलब जिंक मतलब Zn + H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू ZnSO4 + H2, Zn। पहले अगर बैलेंसिंग द इक्वेशन के टोटल 8 स्टेप्स है तो पहला स्टेप उसको आप उसको टेबल बना दो और कंपेयर करो, 1 1 2 है 2 1 1 4 4 तो इक्वल है, तो ये बैलेंस ही है ऑलरेडी। अब दूसरा एग्जांपल दिया है इधर Fe + H2 गिव राइज टू Fe3O4 + H2, ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए 8 स्टेप्स है। तो पहला स्टेप देखते हैं। टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, मतलब एक फार्मूला के ऊपर बॉक्स ड्रॉ कर दो। बाद में लिस्ट द नंबर्स ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब उसको एक टेबल फॉर्म कर दो। तो Fe इस साइड 1 है इस साइड 3 है तो ये बैलेंस नहीं है, 2 है ये बैलेंस है, O इस साइड 1 है इस साइड 4 है। तो पहले हम Fe देखते हैं, Fe इस साइड 3 है और इस साइड 1, तो इधर आके हम सिंपली 3 कर देंगे तो 3Fe = Fe3 हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं O इस साइड 4 है और इस साइड 1, तो इधर O के आगे भी 4 लगा देंगे तो 4H2O हो जाएगा। अब H2 इस साइड 4 हो जा रहा है तो 4 2 8, तो और इस साइड 2 ही है तो हम इस साइड भी 4 लगा देंगे तो 4 2 8। तो बाद में ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं और उसको टोटली बैलेंस कर दिया है। 3Fe + 4H2 गिव राइज टू Fe3O4 + 4H2 है। अब लास्ट स्टेप उसके अंदर ये सिंबल्स लिखना है। Fe कौन से स्टेट में होगा, तो Fe एक सॉलिड है, मतलब आयन वो सॉलिड है इसलिए उसके पीछे S। H2 यहाँ पे स्टीम के रूप में होगा इसलिए उसको गैस लिखा है।
और रिएक्टेंस में Fe3O4 ये सॉलिड के रूप में होगा, इसलिए इधर पीछे S लिखा। H2 वो एक गैस है, इसलिए गैस। और इस बार आपको एक नया स्टेट पढ़ना होगा, एक्वस। एक्वस मतलब क्या? तो एक्वस इज अ स्टेट इन विच एनी मॉलिक्यूल विच इज रिएक्टेड विद द वाटर इज कॉल्ड एक्वस स्टेट। मतलब कोई भी, जैसे कि Fe हो, उसको H2O के साथ अगर मिक्स कर दो और वो मिक्स हो भी जाता है तो वो होगा एक्वस कहलाएगा। वैसे ही कुछ दिए हैं रिएक्शंस, CO प्लस 2H2। CO एक गैस है, कार्बन ऑक्साइड H2, और वो भी 2 मॉलिक्यूल। 340 एटम्स से वो बन जाएगा CH3OH। CH3 इधर बैलेंस करना, इधर आप देखो CH3OH है, ये बैलेंस है कि नहीं है? ये बैलेंस बिल्कुल नहीं है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे, तो इस साइड 3 है तो इधर 3CO लगा देंगे। 3CO प्लस इधर H होगा 2 और 2 4, और इधर एक ही है तो इधर हम सिंपली 4 लगाएंगे, 4CH3OH। अब CH3 4 3 से 12 हो जाएगा, तो अब इधर आगे 12 करना होगा, तो इधर CO जो है उसके आगे सिंपली हम 12 लगा देंगे, पहले वाला नहीं रखेंगे। तो 12CO प्लस 2H2 गिव राइज टू 4CH3OH। तो ये था हमारा सिम्बल्स, मतलब बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब ग्लूकोज का क्या होगा? यहाँ पे दिया है CO2 प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे, उसके साथ सनलाइट की हीट और क्लोरोफिल होगा, तब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनेगा। उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होगा और वाटर भी होगा। तो अब बैलेंस करने के लिए ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये होगा उसका बैलेंसिंग। टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कॉम्बाइनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाद में बहुत सारे टाइप हैं, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइनेशन रिएक्शन में क्या होगा? A प्लस B मिल के बनाएगा AB, और उसमें हीट भी रिलीज हो सकती है। ये है कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल दिया है CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH ट्वाइस। ये एक्वस में है, क्यों? ये स्लेक लाइम है। CaOH ट्वाइस एक स्लेक लाइम है, वो क्योंकि वो पानी में मिल सकता है, इसलिए उसका स्टेट होगा एक्वस। और जब क्विक लाइम और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O वाटर मिक्स होंगे, तो उसके साथ हीट भी रिलीज होगी। अब ऐसे दूसरे भी एग्जांपल देखते हैं। C प्लस O2 गिव राइज टू CO2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। दूसरा है जब कोल बर्न होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस O2। तो 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके बनाएगा दो वाटर, मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। In simple language, we can say that when two or more substance combine to form a single product, मतलब दो से ज़्यादा कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। वैसे बहुत सारे इसके एग्जांपल दिए। CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2। ये एक कंबाइनेशन रिएक्शन, मतलब इसका मॉलिक्यूल इसके साथ आएगा और मिक्स होके कुछ और नया एलिमेंट बनाएगा।
तो चलो अब दूसरी रिएक्शन की तरफ जाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल होगा, वो हीट के अगर उसके ऊपर हीट पड़ेगी तो उससे अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। मतलब यह जो प्रोडक्ट्स था वैसे हो जाएगा रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्टेंट्स था वैसे हो जाएंगे प्रोडक्ट। तो चलो एग्जांपल है 2Fe + SO4 बाय हीटिंग गिव राइज टू Fe2O3 + SO2 + SO3। ये SO2 और SO3 दोनों अलग मॉलिक्यूल। SO2 मतलब सल्फर ऑक्साइड और SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। और ये हीट रिलीज नहीं करते, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोला जाता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में बहुत माइनर दोनों के बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। एंडोथर्मिक मतलब अंदर होने वाला प्रोसेस, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा हीट एब्जॉर्ब ही होगी, कभी भी हीट रिलीज नहीं होगी। और दूसरा है एक्सोथर्मिक। एक्सो के अंदर हमेशा हीट रिलीज ही होगी। तो आपको अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। Ca + CO3 means limestone. When heated give rise to quicklime + CO2। मतलब जब लाइमस्टोन को आप गर्म करोगे तो उससे क्विकलाइम यानी चूना मिलेगा और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसके अंदर फेरस सल्फेट का 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स डालो। नोट द कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर नोट करो और बाद में उसको हीट करो। हीट करने पर वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसका कलर कौन सा चेंज होता है वो आप मुझे कमेंट करके सेंड करो। एक्टिविटी 1.6 टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट। जैसे हमने 1.5 में फेरस सल्फेट लिया था, वैसे ही अब 1.6 में लीड नाइट्रेट लीजिए। लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर लीड नाइट्रेट को गर्म करो, लेकिन हाँ, जब भी आप बर्नर का यूज़ करते हो तब टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए पेस ऑफ टोंग्स हमेशा यूज़ करो, वरना आपका हाथ जल सकता है। एक्टिविटी 1.7 टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर। एक प्लास्टिक का मग यानी कि लोटा वो लीजिए और उसके नीचे 2 होल कर दीजिए ड्रिल से। उसके अंदर एक छेद वाला जो स्टॉपर आता है वो लगा दीजिए। वहाँ से एक कैथोड और एक एनोड करके कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 2 इलेक्ट्रोड्स जो फिट उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड फिट किए उसको 6 वोल्ट की बैटरी से, ये जो 2 इलेक्ट्रोड समझे इसमें फिट किए उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करो। फिल द मग विथ वाटर। वो मग को पानी से भर दो अब, सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स जब तक डूब ना जाए उतना पानी भर दो। एड अ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। तो उस पानी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर, इंसर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। ये जो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर जो आपने 2 और टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर पानी फिल करके अंदर डाल दो, उसके ऊपर कवर कर दो और स्टॉपर को फिट कर दो। स्विच ऑन करंट। जब आप
करंट पास करोगे उससे, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन एट द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब, मतलब इक्वल दोनों के अंदर इक्वल गैस फिल हुई। Once the test tube are filled with the respected gases, remove them carefully. जब दोनों गैस से भर जाए उन दोनों को निकाल दो। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज। एक एक करके दोनों के गैस के आसपास तो बर्निंग कैंडल्स ला। अगर वो उसके ऊपर हाइड्रोजन होगा तो बर्निंग कैंडल पॉप करके, बर्निंग कैंडल का पॉप साउंड से वो बंद हो जाएगी, जिससे हमें पता चलता है उसके अंदर